हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके दोस्त अशिता एंड आई एम अगेन हियर विद द न्यू वीडियो। जैसे हमारा वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे डिसाइड हुआ था, तो आज फ्राइडे है एंड आज हम पैथोलॉजी करेंगे। तो पैथोलॉजी का जो फर्स्ट टॉपिक है वो यही है कि इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी एंड लैब सेफ्टी मेजर्स। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले हम पैथोलॉजी की बात करते हैं। पैथोलॉजी में हमारे पास क्या है, स्टडी ऑफ पैथोजेंस होता है, ठीक है। और किस किस में हम पैथोजेंस की स्टडी कर सकते हैं, इसमें हमारे पास 3 ब्रांचेज आती हैं, सब ब्रांचेज आती हैं हमारे पास पैथोलॉजी की। एक होता है हिस्टोपैथोलॉजी, एक होता है साइटोपैथोलॉजी एंड द थर्ड वन इज हेमाटोलॉजी, ठीक है। तो हिस्टोपैथोलॉजीज में हम टिश्यू बायोप्सीज को देखते हैं। बाकी जो साइटोपैथोलॉजीज है उसमें सेल स्टडीज आती हैं, बॉडी फ्लूइड्स आते हैं एज अ सैंपल। उसके बाद हमारे पास आता है हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी में हिमैट मीन्स ब्लड, तो इसमें हमारे पास ब्लड सैंपल्स आते हैं एंड हम ब्लड सैंपल्स की ही ब्लड इसमें स्टडी करते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन। अगर हम लैब सेफ्टी की बात करें तो पैथोलॉजी में भी हमारे पास 3 तरह के हैजार्ड्स हो सकते हैं, फिजिकल हैजार्ड्स, केमिकल हैजार्ड्स एंड बायोलॉजिकल हैजार्ड्स, ठीक है। फिजिकल हैजार्ड्स में आपको पता ही है कि पैथोलॉजी में हम ब्लेड्स एंड स्कैल्पल्स से डील करते हैं। जब हम ग्रॉसिंग रूम में होते हैं तो वहाँ पे ब्लेड्स एंड स्कैल्पल्स को यूज़ किया जाता है, क्योंकि टिश्यू बायोप्सीज को कट किया जाता है, उनकी डाइसेक्शनिंग करी जाती है। तो उन सब बायोप्सीज के लिए हम ब्लेड्स यूज़ करते हैं। और अगर मैं फर्दर बात करूँ तो फर्दर सेक्शन कटिंग होती है, तो माइक्रोटोम में भी हम ब्लेड्स का यूज़ करते हैं, तो उन सब से हमें इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास फायर हैजार्ड्स आते हैं। तो ये 2 बेसिक हैजार्ड्स हैं जो हमारे पास फिजिकल हैजार्ड्स में आएंगे और इनसे हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है वो सब हम अभी पढ़ेंगे। उसके बाद केमिकल हैजार्ड्स। केमिकल्स आपको पता ही है, केमिकल्स हिस्टोपैथ में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। जैसे प्रिजर्वेशन के लिए करते हैं, फिक्सेटिव्स यूज़ किए जाते हैं हमारे पास टिश्यूज़ को फिक्स करने के लिए, ठीक है। ग्रॉसिंग रूम में आपने देखा होगा, और जब भी आपने सैंपल रिसीविंग में देखा ही होगा कि जब भी आपके पास कोई टिश्यू बायोप्सी आती है तो वो फिक्सेटिव में फिक्स्ड की जाती है। फॉर्मेलिन को हम बेसिकली यूज़ करते हैं, फॉर्मेलिन एज अ फिक्सेटिव हम यूज़ करते हैं। एंड आपने देखा होगा कि सारे जितने भी सैंपल्स आते हैं वो सारे फिक्स होके आते हैं फिक्सेटिव में। और उसके बाद एम्बेडिंग जब चलती है, पैराफिन यूज़ करते हैं, वैक्स यूज़ करते हैं, फिर आपकी स्टेनिंग्स आती हैं, आपकी माउंटिंग आती है। और जब आप माउंटिंग करते हैं तो आप डीपीएक्स यूज़ करते हैं, क्लियरिंग के लिए ज़ाइलिन यूज़ करते हैं। तो सारे केमिकल्स हम लैब में यूज़ करते हैं। और रही बात बायोलॉजिकल हैजार्ड्स की, तो यस आप टिश्यू बायोप्सी से डील करते हो। अगर मैं हिमैट की बात करूँ तो हिमैट में हम ब्लड से डील करते हैं। तो इन सबसे हमको इन्फेक्शन हो सकता है और हमने खुद को इन सबसे प्रिवेंट करना है। तो उसके लिए हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं तो वो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी फिजिकल हैजार्ड्स की। तो फिजिकल हैजार्ड्स में जैसे मैंने आपको बताया कि कट्स एंड फायर्स हमारे पास मेन फिजिकल हैजार्ड में आता है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिकॉशन यही है कि टेक प्रॉपर पीपीई। पीपीई तो आपको पता ही है, पीपीई तो सब में ही आपको चाहिए होती है, चाहे वो फिजिकल है, चाहे वो केमिकल है, चाहे वो बायोलॉजिकल है, चाहे वो पैथोलॉजी में हो रहा है, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री में हो रहा है, चाहे वो माइक्रो में हो रहा है। तो आपको पीपीई तो सब में ही फॉलो करनी है। नेक्स्ट इज ऑलवेज कीप फ्लेमेबल लिक्विड्स गैसेस अवे फ्रॉम हीट। जो भी फ्लेमेबल लिक्विड्स हैं, गैसेस हैं, उनको अपनी हीट से दूर ही रखना ताकि फायर ना हो। नो द लोकेशन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड फायर ब्लैंकेट्स। अब आपको पता होना चाहिए कि आपके लैब में फायर एक्सटिंग्विशर्स की लोकेशन क्या है और आपने फायर ब्लैंकेट्स कहाँ रखे हैं, जो आप अगर बाय चांस फायर हो जाता है तो आपको एक्सटिंग्विशर्स का पता होना चाहिए और आपको ब्लैंकेट्स का भी पता होना चाहिए कि आपने ब्लैंकेट्स कहाँ पे रखे हुए हैं, तो उनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज कीप एन एक्यूरेट नॉलेज ऑफ एक्सटिंग्विशर्स। एक्सटिंग्विशर्स को कैसे यूज करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। यूज 3-point प्लग्स एंड एक्सटेंशंस आर प्रोहिबिटेड। 3-point प्लग्स का यूज करना है, हमने कल भी पढ़ा था, और एक्सटेंशंस का लैब्स में यूज नहीं किया जाता है। ऑलवेज यूज ब्लेड्स एंड स्कैल्पल्स केयरफुली। अब कट्स की बात करें तो ब्लेड्स और स्कैल्पल्स को हमें केयरफुली ही यूज करना होता है। वाइल यूजिंग माइक्रोटोम फॉर सेक्शन कटिंग प्रॉपर प्रिकॉशंस शुड बी फॉलोड। माइक्रोटोम में जब आप ब्लेड यूज़ कर रहे हो तो उस टाइम भी आपको प्रॉपर प्रिकॉशंस फॉलो करने होते हैं। जैसे अगर आप ब्लेड रिमूव कर रहे हो तो आपको पहले हैंडल को लॉक करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप ब्लेड रिमूव करें और एकदम से हैंडल अगर मूव करेगा तो आपकी फिंगर पे कट लग जाएगा। जब आप माइक्रोटोम का जो स्टेज वाला पार्ट क्लीन करते हो तो वो कैमल ब्रश से क्लीन करते हैं, उसको हाथ से क्लीन नहीं करोगे। हाथ से क्लीन करोगे तो वहाँ ब्लेड होगा, आपका हाथ कट जाएगा। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको फॉलो करनी होती ताकि आपको कट्स ना लगे। नेक्स्ट इज ऑलवेज लॉक द माइक्रोटोम वाइल चेंजिंग द ब्लेड। यही है, जब आप ब्लेड से डील कर रहे हो, ब्लेड को चेंज कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो या उसको चेक कर रहे हो, उसको शिफ्ट कर रहे हो, तो ऑलवेज लॉक द हैंडल। आपको हैंडल को लॉक करना होता है क्योंकि वो मूव कर जाता है और अगर वो मूव कर गया जब आप ब्लेड से टच कर रहे हो तो आपके हाथ पे कट लग सकता है, आपकी फिंगर्स कट सकती हैं।
यूज फोर्सेप्स वाइल डीलिंग विद द शार्प्स। जब शार्प से डील करोगे हमेशा फोर्सेप्स को यूज कर लो। हाथ से हमेशा, जैसे ब्लेड रिमूव करो माइक्रोटोम से तो उसको हाथ से रिमूव करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कर सकते हो तो करो, लेकिन आप चाहो तो फोर्सेप्स को भी यूज कर सकते हो। स्विच ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बिफोर यू लीव द लैब। जब भी लैब से जा रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिर्फ उन मशीन्स को ही ऑन रखना होता है जो 24 आवर्स इंक्यूबेशन देती हैं आपके सैंपल्स को। लेकिन जिन मशीन्स का आपके प्रेजेंस में ही ऑन होना ज़रूरी है उनको आपने अपने प्रेजेंस में ही ऑन करना है। एंड व्हेन यू आर लीविंग द लैब यू हैव टू स्विच देम ऑफ। तो ये फिजिकल हजार्ड्स के थे, बहुत बेसिक से पॉइंट्स थे। एंड अब हम केमिकल हजार्ड्स की बात कर लेते हैं। तो केमिकल हजार्ड्स में भी फर्स्ट पॉइंट यही है कि टेक प्रॉपर पीपीई, ठीक है। नेक्स्ट इज हैव अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ द केमिकल दैट यू आर यूजिंग। आपको केमिकल की नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप किसी भी केमिकल से डील कर रहे हो, पहले आपको उस केमिकल का पता होना चाहिए, वो कहाँ यूज़ हो रहा है, उसको कैसे यूज़ करना है, कितनी कंसनट्रेशन में यूज़ करना है, कितना उसका कॉम्पोजिशन होना चाहिए, तो उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। प्रॉपर लेबलिंग एंड हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन शुड बी डन ऑन दी बॉटल्स। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको पता ही है कि कल भी हमने पढ़ा था कि बॉटल्स के ऊपर प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए, क्या उसका कॉन्सेंट्रेशन है, कब वो केमिकल बना है, कब तक वो केमिकल हम यूज़ कर सकते हैं, एंड सारी इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर मेंशन होनी चाहिए। एंड बायो हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन भी उसके ऊपर होना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा सिंबल्स होते हैं, जो एक्सप्लोसिव होता है उसका सिंबल अलग होता है, जो इन्फ्लेमेबल है उसका सिंबल अलग होता है, जो टॉक्सिक है, कार्सिनोजेनिक है, उनके एक बायो हैजार्ड सिंबल्स होते हैं। और वो सिंबल्स भी बॉटल्स के ऊपर मेंशन होने चाहिए ताकि जो इंसान उसको यूज़ करने वाला है उसको पता चल जाए कि हाँ ये टॉक्सिक है, ये कार्सिनोजेनिक है, ये फ्लेमेबल है, क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कुछ भी है, तो वो उस सिंबल को देख के उसको रिकॉग्नाइज कर सके। तो इसके अलग अलग सिंबल्स होते हैं। इसका भी मैं पीडीएफ में आपको फोटो मेंशन कर दूंगी। जिनके पास बैनक्रॉफ्ट की बुक होगी उनको पता होगा कि हाँ उसमें वो चीज़ें दी गई हैं, तो मैं उसका फोटो भी पीडीएफ में लगा दूंगी। आप उन सिंबल्स को भी एक बार चेक करना और आपको पता लग जाएगा कि हाँ कौन सा सिंबल किस बायोहैजार्ड को मेंशन करता है। प्रिवेंट आई कॉन्टैक्ट, स्किन कॉन्टैक्ट, इनहेलेशन एंड स्वेलिंग ऑफ एनी केमिकल। किसी भी केमिकल को आपने स्वेलो नहीं करना होता है, इनहेल नहीं करना होता है। आपके आईज में और आपके स्किन के कॉन्टैक्ट में वो चीज़ नहीं आनी चाहिए। इन केस अगर कॉन्टैक्ट होता है तो आपको पता ही है कि हाँ उसको पानी से एकदम से वॉश करना होता है। 10 to 15 मिनट्स के लिए उस एरिया को आपको वाटर से वॉश करना होता है। एंड देन आप जाकर डॉक्टर को भी कंसल्ट कर सकते हो। प्रॉपर एंड लेस हैजार्डस केमिकल्स शुड बी यूज्ड एज फिक्सेटिव्स। जब हम फिक्सेटिव यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक फिक्सेटिव यूज़ कर रहे हो, तो आप जब उसे डील करोगे तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है, आपको कोई भी डिजीज़ हो सकती है। तो जो आपका फिक्सेटिव होना चाहिए वो आपका लेस टॉक्सिक होना चाहिए और लेस हैजार्डस होना चाहिए। जैसे एग्जांपल इन्होंने बताया है कि मर्क्यूरी बेस्ड फिक्सेटिव्स रिप्लेस्ड बाय जिंक बेस्ड। मर्क्यूरी आपको पता है कि एक टॉक्सिक केमिकल है, ठीक है। तो अगर आपके पास मर्क्यूरी बेस्ड फिक्सेटिव्स आते हैं तो आपको उनको ऐसे फिक्सेटिव से रिप्लेस करना चाहिए जो लेस टॉक्सिक हो। तो जैसे मर्क्यूरी बेस्ड फिक्सेटिव्स को जिंक बेस्ड फिक्सेटिव्स के साथ रिप्लेस किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज वाइल वर्किंग विद फिक्सेटिव्स प्रॉपर मास्क शुड बी वॉर्न सो दैट यू डू नॉट इनहेल एनीथिंग इरिटेंट केमिकल। अब जब भी आप फिक्सेटिव्स के साथ काम कर रहे हो तो आपको मास्क पहनना ज़रूरी होता है, अगर ताकि आप किसी भी इरिटेंट केमिकल को इनहेल ना कर लो। अब जैसे आपको पता है जो फॉर्मेलिन होता है वो हम फिक्सेटिव यूज़ करते हैं राजन, जितने भी हमारे पास टिश्यू सैंपल्स आते हैं वो सारे फॉर्मेलिन में फिक्स्ड होते हैं, है ना। एक्सेप्शंस कुछ एक ही होती है जिसके लिए हमें स्पेशल फिक्सेटिव्स चाहिए होते हैं, सिवाय उन बायोप्सीज के। मैक्सिमम टिश्यूज आपके किस में आते हैं, मैक्सिमम हमारे फॉर्मेलिन में ही आते हैं। अगर आप ग्रॉसिंग रूम में गए होंगे तो जैसे आप रूम में एंटर करते हो आपके नोज में इरिटेशन शुरू हो जाती है, आपकी आईज में वाटर आना शुरू हो जाता है, आपके थ्रोट में इरिटेशन शुरू हो जाती है, ठीक है। तो क्योंकि वो इरिटेंट है उसका यही डिसएडवांटेज है कि दैट इट इज एन इरिटेंट केमिकल। तो अगर आपको खुद को इन सबसे प्रिवेंट करना तो आपको मास्क पहनना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज लाइट सेंसिटिव केमिकल्स शुड बी स्टोर्ड इन डार्क बॉटल्स। वही कल वैसे मैंने आपको जो बायोकेमिस्ट्री में जो आपको केमिकल हैजार्ड्स के प्रिकॉशंस जो बताए थे वो आप इसमें भी मेंशन कर सकते हो। ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा लिखे ताकि आप दोनों को समअप करके लिख सको, ठीक है। तो इसमें यही है कि लाइट सेंसिटिव को आपने डार्क बॉटल्स में स्टोर करके रखना, जैसे हमने कल पढ़ा था। कल भी हमने पढ़ा था ईथर के लिए पढ़ा था कि हाँ ईथर जो है वो सनलाइट के प्रेजेंस में एक्सप्लोड कर जाता है, तो हमें उसे डार्क बॉटल में स्टोर करना चाहिए। तो इसमें भी वही है कि लाइट सेंसिटिव केमिकल शुड बी स्टोर्ड इन डार्क बॉटल्स। टॉक्सिक एंड कार्सिनोजेनिक केमिकल शुड बी हैंडल सेफली। बस वही है, कार्सिनोजेनिक और टॉक्सिक को आपने बिल्कुल सेफली हैंडल करना है, वो आपके ऊपर नहीं गिरने चाहिए। फ्लेमेबल केमिकल शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम हीट एंड एरियाज विद हाई टेम्परेचर। अगर आप फ्लेमेबल्स को हीट और हाई टेम्परेचर में रखोगे तो ऑब्वियसली उन्हें वो फायर करेंगे, फिर ढंग से और सेफली स्टोर करके रखना है। Discard the chemicals properly so that no environmental hazard occurs and wash your hands properly after dealing with them. अब जब भी हमें केमिकल्स का डिस्कार्ड करना है, उनको डिस्पोज करना है, तो हमें इस तरह से उनको डिस्पोज करना है कि एनवायरनमेंट में कोई हैजार्ड कॉज ना करे। अब आपको पता है कि मर्करी टॉक्सिक है, अगर आप मर्करी को ऐसे ही डिस्पोज कर दोगे एनवायरनमेंट में तो उससे कितनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी क्रिएट हो सकती है
एयर इन्फेक्टेड हो जाएगी। तो अगर हमने डिस्कार्ड करना है ऐसी चीज़ों को तो हमें उनको प्रॉपरली ही डिस्कार्ड करना है, ऐसे ही एनवायरनमेंट में ओपनली डिस्कार्ड नहीं करना है जिससे आपके एनवायरनमेंट को भी हार्म कॉज हो। एंड वही कि वॉश योर हैंड्स, जब किसी भी केमिकल से डील कर रहे हो अपने हाथों को धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप हाथ ना धो, अपने हाथ आईज नोज माउथ कहीं पे भी लगा दो और आप उस केमिकल को इनहेल कर लो तो आपको भी उससे कोई कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो जब भी किसी केमिकल से डील करो सो ऑलवेज वॉश योर हैंड्स। तो ये थे हमारे पास केमिकल हैजार्ड्स। अब हम बायोलॉजिकल हैजार्ड्स की बात कर लेते हैं। ऑलवेज वियर लैब कोट्स, ग्लव्स एंड मास्क। पीपीई तो आपको सब में ही फॉलो करनी है, बेशक आप फिजिकल से डील कर रहे हो, केमिकल से डील कर रहे हो, बायोलॉजिकल से डील कर रहे हो। प्रोसीजर्स फॉर सेफ यूज, हैंडलिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट शुड बी डन प्रॉपरली, ठीक है। तो जो भी आपके हैंडलिंग हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, स्टोरेज हो रहा है बायोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स का, तो वो भी आपका प्रॉपरली होना चाहिए। आप ऐसे नहीं कि आप सैंपल्स को मिक्सअप कर रहे हो, तो वो भी गलत बात है। आपको सैंपल्स को मिक्स नहीं करना होता है। ऐसे तो आप गलत रिपोर्ट दे दोगे, तो सैंपल्स का मिक्सअप भी नहीं होना चाहिए। बाकी ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, तो वो भी आपको उनको बिल्कुल प्रॉपर मेथड्स के साथ करना है। प्रॉपर हाउसकीपिंग सच एज डिसइंफेक्टिंग वर्क सर्फेसेज शुड बी डन। वही कि डिसइंफेक्ट योर वर्किंग एरिया बिफोर एंड आफ्टर यूजिंग। जब आप काम कर रहे हो किसी एरिया में तो उसको आपने तब भी डिसइंफेक्ट करना है, उसको काम करने के बाद भी डिसइंफेक्ट करना है, ताकि वहाँ पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना रहे और आपको कोई इन्फेक्शन ना हो। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ कंटामिनेटेड वेस्ट शुड बी डन। प्रॉपर डिस्पोजल तो सब में ही आएगा, आपने हर चीज़ को ढंग से डिस्पोज करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपका बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग ही आप वेस्ट को डिस्कार्ड करते हो, आप इधर उधर वेस्ट को डिस्कार्ड नहीं कर सकते हो। अवॉइड स्पिलेज, वही आपके बायोलॉजिकल सैंपल्स की स्पिलेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बायोलॉजिकल सैंपल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हैजार्डस होते हैं। नेवर डील विद टिश्यू बायोप्सीज इन हिस्टोपैथ विद एक्सपोज्ड हैंड्स। टिश्यू बायोप्सीज के साथ कभी भी एक्सपोज्ड हैंड के साथ डील नहीं करना होता है। आपको पता है कि वो टिश्यू बायोप्सी आई है, वो उस पेशेंट को कैंसर भी हो सकता है, मेलिग्नेंसी कुछ भी हो सकता है, कोई वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो आपने टिश्यू बायोप्सीज के साथ विदाउट ग्लव्स डील नहीं कर रहा है। नेवर डील विदाउट ग्लव्स विद ब्लड इन हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी में तो ब्लड ही आता है, ठीक है। तो ब्लड के साथ भी आपने विदाउट ग्लव्स डील नहीं करना है। साइटोपैथ में भी आपके पास बॉडी फ्लूइड्स आते हैं, तो उनके साथ भी विदाउट ग्लव्स नहीं डील करना है। टेक केयर ऑफ प्रॉपर हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन को फॉलो करना ही है, क्योंकि जब आप बायोलॉजिकल सैंपल से डील करोगे वो इन्फेक्शियस होंगे, एंड अगर आप हैंड हाइजीन फॉलो नहीं करोगे तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। कीप योर सेल्फ सेफ फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन। एंड लास्ट इज, इन केस यू गेट कंटामिनेटेड देन टेक प्रॉपर प्रोफिलैक्सिस। आपने खुद को इन्फेक्शन से बचाने की पूरी कोशिश करनी है, ठीक है। आपको पूरे प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं ताकि आपको खुद को कोई इन्फेक्शन ना हो। एंड द लास्ट वन वाज कि हाँ, अगर आप बाय चांस कंटामिनेट हो भी जाते हो तो आपको प्रॉपर प्रोफिलैक्सिस लेना चाहिए ताकि आपको वो डिजीज़ ना हो। तो ये थे हमारे बायोलॉजिकल हैजार्ड्स। तो पैथोलॉजी में बेसिकली यही हमारे पास हैजार्ड्स रहते हैं और यही आपको प्रिकॉशंस फॉलो करने होते हैं। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। वैसे तो जो बायोलॉजिकल जो भी हमारे पास ये प्रिकॉशंस रहे हैं वो तीनों लैब में जो लगभग है वो सेम ही है, बस थोड़ा थोड़ा फर्क आ जाता है, क्योंकि माइक्रो में हमारे पास क्या है, माइक्रोब्स ज़्यादा है तो हमें उस पर माइक्रोब्स ज़्यादा मेंशन करना होता है। बायोकेमिस्ट्री में आपके केमिकल ज़्यादा होता है तो आपको केमिकल्स को ज़्यादा लिस्ट करना होता है। एंड बायोकेम में ब्लड से आप ज़्यादा डील करते हो तो आपको ब्लड के बारे में भी, जैसे मैंने कल आपको एड्स एंड हेपेटाइटिस बताया था, तो आपको वो मेंशन करना होता है। अब मैं बात करूँ हिस्टोपैथ की, तो हिस्टोपैथ में तो आपके पास बॉडी फ्लूइड्स भी हैं, ब्लड भी है, टिश्यू बायोप्सीज भी हैं, तो इन सबको आपको मेंशन करना होता है। बेसिकली आपको इन तीनों ही हैजार्ड्स को मेंशन करना है। तो ये तीनों ही आपको समझ आ गए होंगे। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर लेना। तो इस हफ्ते का हमारा जो टॉपिक था, तीनों टॉपिक्स मैंने कवर करा दिए हैं आपको। अब नेक्स्ट वीक हम देखेंगे हमारे क्या टॉपिक्स होने वाले हैं एंड उनको भी हम अच्छे से कवर करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा सब कुछ कि हाँ क्या क्या हैजार्ड्स और आपको क्या क्या प्रिकॉशंस फॉलो करनी है। अब ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें आपके सिर्फ रिटर्न में ही होनी चाहिए, या ये चीज़ें आपको प्रैक्टिकली भी फॉलो करनी होती है ताकि आपको सच में ही कोई हैजार्ड ना हो, ठीक है। ये सिर्फ लिखने की चीज़ें नहीं है, ये आपको असल में भी फॉलो करनी होती हैं। सो आई होप यू गॉट इट एंड दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।